बीते 3 अगस्त 2023 को जोमेटो ने अनाउंस किया कि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में टैक्स देने के बाद भी 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। ऐसे में मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि कोई भी फूड डिलीवरी कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट सिर्फ तभी कमा सकती है जब वो लोगों के दिलों पर छाई हो। लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जोमेटो के लिए लोगों के दिलों तक पहुंचने का ये सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि कभी किस्मत ने तो कभी विरोधियों ने जोमेटो के रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछाए। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कैसे हुई जोमेटो की शुरुआत और कैसे एक फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो करोड़ों लोगों के दिलों पर छा गई। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोमेटो को शुरू करने का आइडिया मिस्टर दीपेंद्र गोयल के दिमाग में तब आता है जब IIT दिल्ली से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बेन एंड कंपनी में जॉब करना शुरू किया। दरअसल दीपेंद्र को उनकी जॉब में काफी अच्छे खासे पैसे मिलते थे, लेकिन उनका मन तो कुछ बड़ा करने का था, इसीलिए वे हमेशा अपने स्टार्टअप के बारे में सोचते रहते थे। ऐसे में एक दिन दीपेंद्र की नजर अपने ऑफिस के कैफेटेरिया पर पड़ती है, जहां लंच के वक्त ऑफिस का पूरा स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी लाइन में लगा हुआ था। ऐसे में समय की बर्बादी तो होती ही है, लेकिन कभी कभी लोगों को उनकी पसंद का खाना भी नहीं मिल पाता। इसीलिए अब दीपेंद्र अपना दिमाग लगाते हैं और वे एक वेबसाइट बनाकर उस पर कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। बस फिर क्या था, अब ऑफिस का पूरा स्टाफ लंबी लाइन में लगने के बजाय दीपेंद्र के द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर से ही कैफेटेरिया का मेन्यू देख लिया करता था, जिससे दीपेंद्र की वेबसाइट पर काफी ज्यादा हिट्स आने लगे। अब इससे दीपेंद्र को ये आइडिया आता है कि अगर हम दिल्ली के सभी होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यूज को एक वेबसाइट पर बनाकर उस पर अपलोड कर दें तो वहां से लोगों को फूड ऑर्डर करने की सुविधा मिलेगी, तो इससे लोगों की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जिसके बाद उन्होंने अपने इस आइडिया को अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ शेयर किया और फिर दोनों ने साथ मिलकर फूडलेट नाम का एक वेंचर शुरू किया, जो 9 महीने बाद ही फेल हो गया, क्योंकि उस टाइम पर लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने से झिझकते थे। और तो और वेंचर शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही पर्सनल रीजंस की वजह से प्रसून जैन को मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, जिससे दीपेंद्र अकेले चीजों को मैनेज नहीं कर पाए और ये वेंचर फेल ही हो गया। अब अपनी इस असफलता से दीपेंद्र को काफी ज्यादा निराशा हुई, लेकिन उन्होंने अपना सपना छोड़ा नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने इस आइडिया को अपने ऑफिस के दोस्त पंकज चड्ढा के साथ शेयर किया, जिसके बाद दीपेंद्र और पंकज ने साथ मिलकर सेम आइडिया पर अप्रैल 2008 में फूडी बे की शुरुआत की। लेकिन इस बार उन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिसेस को टारगेट किया और उसके साथ ही उन्होंने फूड में कस्टमर्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन दिया। इसके अलावा इस बार दीपेंद्र ने कस्टमर की फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट भी तैयार किया, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए फूडी बे की ग्रोथ होने लगी। शुरुआत में इसमें दीपेंद्र और पंकज के द्वारा दिल्ली NCR के 1200 रेस्टोरेंट्स जोड़े गए, लेकिन जैसे जैसे फूडी बे की ग्रोथ होने लगी, इसमें खुद ब खुद रेस्टोरेंट्स जुड़ते चले गए और साल 2008 खत्म होते होते फूडी बे पर रेस्टोरेंट्स की संख्या बढ़कर 2000 पहुंच गई। जिसके बाद फूडी बे ने और तेजी से ग्रो करना शुरू किया और इस तरह से साल 2010 आते आते कोलकाता, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में भी फूडी बे चलने लगा। अब फूडी बे की इस शानदार ग्रोथ को देखते हुए दीपेंद्र ने यह फैसला लिया कि उन्हें फूडी बे को पूरे इंडिया में पहुंचाना है, जिसके लिए उन्हें फूडी बे को और ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज देने पड़ते हैं। लेकिन जॉब करते हुए फूडी बे को और ज्यादा टाइम या रिसोर्सेज देना संभव नहीं था, इसीलिए दीपेंद्र ने अपनी पत्नी के सपोर्ट के सहारे अपनी जॉब छोड़ दी और अपना पूरा फोकस फूडी बे पर शिफ्ट कर दिया। इसके साथ ही दीपेंद्र ने अपने साथी पंकज के साथ मिलकर यह फैसला लिया कि अब वे फूडी बे का नाम चेंज करके जोमेटो कर देंगे, क्योंकि फूडी बे का नाम ईबे से मिलता जुलता था और इससे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ जोमेटो का नाम टोमेटो और पोटैटो जैसे फूड से मेल खाता था। बस फिर क्या था, यहीं से फूडी बे बन गया जोमेटो। जिसके बाद अगला स्टेप था फाइनेंशियर्स को ढूंढना, क्योंकि अगर जोमेटो को पूरे इंडिया में ग्रो करवाना था तो इसमें पैसे तो लगते ही। ऐसे में जोमेटो के पहले फाइनेंशियर की खोज तब पूरी हुई जब साल 2010 में Naukri.com के फाउंडर संजीव भिकचंदानी ने अपनी पेरेंट कंपनी इन्फोएज के जरिए जोमेटो में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। जिसके बाद जोमेटो ने और तेजी से ग्रो करना शुरू किया और इस तरह से साल 2013 में सेक्वाया कैपिटल ने इन्फोएज के साथ मिलकर सेकंड राउंड में जोमेटो में $37 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। फिर इसके कुछ टाइम बाद ही थर्ड राउंड में VY कंपनी ने सेक्वाया कैपिटल के साथ मिलकर जोमेटो में $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जोमेटो ने टोटल 20 राउंड्स में कुल $2.15 बिलियन की फंडिंग इकट्ठा की है। खैर, जैसे ही जोमेटो को अच्छी खासी फंडिंग मिलना शुरू हुई तो जोमेटो ने पूरे भारत में अपने पैर
पैर पसार ली। लेकिन अभी भी एक चीज जो जोमेटो को पीछे खींच रही थी वो ये थी कि जोमेटो की खुद की कोई ऐप नहीं थी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि लोगों के लिए किसी भी वेबसाइट पर जाकर कुछ भी ऑर्डर करना थोड़ा लेजी प्रोसेस है। इसीलिए दीपेंद्र और पंकज ने भी इस बात को समझा और उन्होंने साल 2011 में जोमेटो ऐप लॉन्च कर दिया। बस फिर क्या था, ऐप लॉन्च होते ही जोमेटो रॉकेट की स्पीड से ग्रो होने लगा और इस तरह से जोमेटो न सिर्फ इंडिया में बल्कि यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, कतर, यूएई, श्रीलंका, टर्की, ब्राजील, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में भी छा गया। जिसके बाद अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करने के लिए जोमेटो ने विदेशी कंपनियों का भी एक्विजिशन शुरू किया, जिसमें उन्होंने लेबांडो, गैस्ट्रोनॉमी और नेक्स्टेबल जैसी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर लिया। अब दोस्तों ये तो हुई जोमेटो की ग्रोथ जर्नी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जोमेटो के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने के पीछे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और टेक फोकस की काफी बड़ी भूमिका है। याद कीजिए वो वक्त जब चारों तरफ एवेंजर्स का टॉपिक छाया हुआ था। ऐसे में जोमेटो की मार्केटिंग टीम ने भी अपना दिमाग लगाया और अपने सोशल मीडिया पर ये फोटो अपलोड कर दी। इसके साथ ही रिलेटेबल रहने के लिए जोमेटो ने सार्कास्टिक पोस्ट्स का भी सहारा लिया, जैसे जोमेटो की इन पोस्ट्स को ही देख लीजिए। अब ऐसे ही जोमेटो की सारी पोस्ट्स सोशल मीडिया पर वायरल होती चली गई और हर सोशल मीडिया यूजर जोमेटो के बारे में जानने लगा। इसके अलावा आपने जोमेटो की बिरयानी और बर्गर वाले वो माउथ वाटरिंग एड्स तो देखे ही होंगे, जिसे देखते ही किसी की भी इच्छा होगी कि एटलीस्ट एक बार जोमेटो से खाना मंगा कर खाया जाए। इसके साथ ही अगर आपने जोमेटो ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि हर रोज जोमेटो ऐप के जरिए जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो काफी ज्यादा मन को लुभाने वाले होते हैं। ये नोटिफिकेशंस इतने ज्यादा कैची और फनी होते हैं कि आप चाहकर भी जोमेटो को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। वहीं बात अगर इसके बिजनेस मॉडल की करें तो जोमेटो वालों ने अपना सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसे ज्वाइन करने पर कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिलते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जोमेटो का टेक पर भी काफी ज्यादा फोकस है, जो कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बेहतर बनाता है। जैसे जोमेटो के वेबसाइट और ऐप की लोडिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। जोमेटो की ऐप का इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल है, जिस वजह से इसे इस्तेमाल करते वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसके अलावा जोमेटो का कस्टमर सपोर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है, जिस वजह से ज्यादातर कस्टमर जोमेटो की तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के टाइम में जोमेटो ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अपने टेक फोकस के जरिए जनता के दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा किया। तो अब ये तो हुई बात जोमेटो के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और टेक फोकस की। क्या आप जानते हैं कि जोमेटो खुद पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि जोमेटो अपने ऐप पर हमेशा कस्टमर्स को डिस्काउंट देता रहता है, जो कि ऑब्वियसली जोमेटो अपनी जेब से नहीं भरता। दरअसल इसका सीक्रेट जोमेटो के रेवेन्यू मॉडल में छिपा है। जोमेटो 3 तरीकों से पैसे कमाता है, जिसमें फर्स्ट है रेस्टोरेंट एडवर्टीजमेंट। इसमें जोमेटो अपने ऐप और वेबसाइट पर रेस्टोरेंट्स के पेड एड्स शो करता है, जिससे जोमेटो को अपनी कुल इनकम का 75% हिस्सा प्राप्त होता है। सेकंड है इवेंट एडवर्टाइजमेंट। इसमें जोमेटो के लोग रेस्टोरेंट्स बेस्ड एडवर्टाइजर्स के लिए इवेंट प्रमोट करते हैं, जिससे जोमेटो को अपनी कुल इनकम का 5% हिस्सा प्राप्त होता है। थर्ड है कंसल्टिंग सर्विस। जब भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को अपने ब्रांच या आउटलेट खोलने होते हैं तो अक्सर उन्हें इस बात की सलाह जरूर पड़ती है कि किस एरिया में नई ब्रांच खोलना फायदेमंद होगा। ऐसे में यहाँ जोमेटो एज ए कंसल्टेंट अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जोमेटो के पास ये डेटा होता है कि किस एरिया में ज्यादा कस्टमर्स अवेलेबल है, और इस तरह से कंसल्टिंग फीस के जरिए जोमेटो काफी अच्छे पैसे कमा लेता है। वैसे दोस्तों अगर आपको अभी तक ये फील हो रहा है कि जोमेटो का सफर इतना भी मुश्किल नहीं रहा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई बार जब जोमेटो ने विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनीज का एक्विजिशन किया तो वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जिस वजह से जोमेटो को कई करोड़ों का घाटा भी हुआ। इसके अलावा दीपेंद्र और पंकज को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक हैकर ने जोमेटो पर साइबर अटैक करके 17 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड चुरा लिया, जिसमें यूजर्स के क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स भी शामिल थी। लेकिन बाद में दीपेंद्र और पंकज ने हैकर से बात करके इस मैटर को क्लोज कर दिया, क्योंकि हैकर का उद्देश्य चोरी करना नहीं बल्कि फाउंडर्स को ये रियलाइज करवाना था कि जोमेटो की सिक्योरिटी में क्या कमियां है। लेकिन इस वजह से जोमेटो की काफी ज्यादा बदनामी सहनी पड़ी, जिसका फायदा उसके प्रतिद्वंदियों ने भी उठाया। लेकिन दोस्तों यहाँ भी दीपेंद्र और पंकज ने हार नहीं मानी और जोमेटो की कमियों को सुधारते हुए दोबारा से उठ खड़े हुए, जिस वजह से आज जोमेटो ने लोगों के दिलों पर राज करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको किससे खाना मंगवाना ज्यादा पसंद है, जोमेटो से या फिर स्विगी से। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।